नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने ग्रेजुएशन पूरी ही की थी कि मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल की फैमिली बहुत ही छोटी थी। मेरे ससुर जी की मृत्यु तो काफ़ी साल पहले हो गई थी, लेकिन मेरी सासू माँ अभी जिंदा थी और एक मुझसे छोटी ननद भी थी जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और मेरे पति भी एक ऑफिस में जॉब करते थे। मेरे ससुर की भी काफ़ी अच्छी खासी पेंशन आती थी, जिससे मेरी ननद की पढ़ाई का खर्चा पूरा हो जाता था और मेरे घर का खर्च मेरे पति की तनख्वाह से चलता था। लेकिन मेरी सास और ननद बस अपने मतलब से ही मतलब रखती थी। वह दोनों ही मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इस बात से मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास होता था, क्योंकि इस बात को मेरे घर वालों ने भी नोट किया था। और एक दिन जब मेरी मम्मी मेरे घर आई हुई थी, तो वह मुझसे कहने लगी, लगता है तुम्हारी सास और ननद तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देती हैं, इसीलिए वह दोनों माँ बेटी खा पीकर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे वह नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई, इसीलिए मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरी मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। वह माँ बेटी तो हरदम पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही घुसी रहती थी, जबकि मैं चुपचाप अकेले अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। फिर मुझे याद आया कि यह दोनों तो मेरे पति के पैसों पर ही पल रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा हमें भी दूसरी बहुओं की तरह नखरे दिखाने चाहिए और उन्हें इस चीज़ का एहसास करवाना चाहिए कि वह दोनों मेरे पति के पैसों पर ही ऐश कर रही हैं। मेरी सास सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती और इस उम्र में होने के बावजूद भी वह खाना खुद ही बनाती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे किचन के पास भटकने भी नहीं दिया था। यह बात मैंने अपनी माँ से कही तो उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगी, बेटा तुम तो भगवान को धन्यवाद दो कि अभी तक तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो, बहुएं होते हुए भी मैं सारे घर का काम करती हूँ। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास नहीं रहेगी तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारियों से बचा रखा था। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने अपने पति के पैसों का ताना अपनी सास को दिया था, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपने पति को लेकर जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकती हो, क्योंकि यह घर मेरे नाम पर है। मुझे अपने पति की तनख्वाह का इतना भी गुमान मत दिखाओ। तुम चाहो तो अपने पति को अपने मायके ले जाकर बैठो, हमारा तो सहारा भगवान है। यह सुनकर मैं चुपचाप रह गई थी और दोबारा उस बारे में मैंने उनसे कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि मेरे मायके में भी कुछ गिने चुने ही कमरे थे और उन पर भी मेरी भाभीयों ने कब्जा कर रखा था। इसीलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और जब तक मेरी सास जिंदा रही मैं उन दोनों के रूखे व्यवहार को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी सास और ननद मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं देती थी। मेरी ननद तो सारा दिन घर से बाहर ही रहती थी, जबकि मेरी सास भी मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती थी। उन्होंने मुझे चुनौतियों से बचाया हुआ था। अपनी माँ की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई और मुझे इस बात का एहसास तो तब हुआ जब अचानक एक दिन मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई और सारे घर की जिम्मेदारियां एकदम से मेरे सर पर आ गई। मेरी ननद का तो वैसे भी पढ़ाई का बहुत बड़ा बहाना था, इसीलिए उसने मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया था। मैं बहुत परेशानी में थी क्योंकि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन अब जब सारे घर का काम मेरे सर पर ही आ गया तो मैं धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ सीख गई। मगर मेरी ननद की तरफ से मेरी शिकायतें और बढ़ती गई, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वह और बिजी हो गई थी। इसीलिए मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी ननद बहुत ही खूबसूरत और दिमागदार लड़की थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरी ननद अब मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मेरे पति उसके इकलौते भाई थे, लेकिन वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। उसने कभी अपने भाई पर बोझ बनना पसंद ही नहीं किया। अभी उसे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उसी से निकल जाता था, इसीलिए उसे अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन घर से बाहर रहती और शाम को खा पी कर ही आती और सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाती।
उसे यह तक नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा है और आजकल कितनी महंगाई हो गई है। उस दौरान हमारे भी एक बच्चा था, इसीलिए मुझे आटे दाल का भाव अच्छे से पता था। अब तो मेरे पति की तनख्वाह से बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर जी की पेंशन हमारे कुछ काम आ सके। यह सुनते ही वह मुझ पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, यह घर और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, इसीलिए तुम इसमें मेरी बहन को मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरे पापा का भी ख्वाब था, इसीलिए वह जो कुछ भी कर रही है तुम उसे करने दो। यह सुनकर तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने तो उनके फायदे की ही बात की थी, मगर वह तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। इसीलिए मैंने अब सोच लिया था कि अब आगे से उनसे यह बात नहीं करूंगी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरी ननद अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई थी। उसकी तनख्वाह मेरे पति से दोगुनी थी और यही देखकर मैं लालच में आ गई और मैंने अपने दिल में ही सोचा कि काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक सबसे छोटा भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह अभी पढ़ाई कर रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो जाएगी तो उसे जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मेरी ननद की इतनी तनख्वाह थी कि मेरा भाई घर बैठकर खा सकता था। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे उस भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को भाव देती थी, क्योंकि वह अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी, इसीलिए उसके कई चाहने वाले थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने भी मुझे बताया कि कल रागिनी ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लग रहा था कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि भाई भाभी के होते हुए उसने खुद अपनी शादी का फैसला कर लिया था और हमसे पूछना भी सही नहीं समझा। और यह बात मैंने अपने पति से कही भी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वह तो अपनी बहन के फैसले पर बहुत खुश थे और फिर एक दिन उस लड़के को वह घर भी ले आए जिससे मेरी ननद शादी करना चाहती थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपनी तरह ही एक डॉक्टर लड़के को चुना था, जो उससे भी काफी अधिक सुंदर और काबिल था। यह देखकर तो मैं अपनी ननद से जलने लगी थी, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं किया। और ऐसे ही एक दिन उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से सगाई कर दी गई और शादी की तारीख भी 6 महीने बाद की रखी गई, क्योंकि मेरी ननद के होने वाले पति को एक कोर्स के सिलसिले में विदेश जाना था। यह देखकर मैं अब साजिशें करने लगी थी कि किस तरह मेरी ननद की यह अकड़ खत्म हो जाए, लेकिन उसने जैसा चाहा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मेरी ननद पहले ही मुझे उस घर में गैरों की तरह समझती थी और अब तो वह और भी अजनबी हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत और खूबसूरत पति भी था। इसीलिए उसे अब बहुत घमंड हो गया था। उसके पैर अब जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी थी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बन सकती तो वह किसी की भी ना बने। इसीलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी ननद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसीलिए मैंने एक दिन अपने दिमाग में यह विचार किया कि मैं सीढ़ियों पर तेल डाल देती हूँ, ताकि जब मेरी ननद सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, जिससे उसका पैर टूट जाए। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि सुबह होते ही मेरी ननद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और वह लंगड़ी हो जाएगी। और मैं यही सोचते सोचते कब नींद में चली गई मुझे नहीं पता, और सपने में भी मैं यही देख रही थी कि मेरी ननद का पैर टूट गया। इसीलिए उसके पति ने उसको छोड़ दिया और उसकी शादी मैंने अपने भाई से कर दी है और मायके में जाकर उससे अपनी खूब सेवा करवा रही हूँ। लेकिन सुबह उठी तो याद आया कि यह तो सिर्फ एक सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना अब जल्द ही हकीकत के रूप में मेरे सामने आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मुझे किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकली, मगर सामने का दृश्य देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी, जबकि सीढ़ियों से मेरे पति गिरे हुए
थे। भाई को सीढ़ियों से गिरा देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, लेकिन मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, रागिनी नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल गिरा दिया है। यह सुनकर वह वहीं रुक गई, लेकिन मैं जल्दी से दौड़कर आगे बढ़ी और अपने पति को उठाते हुए कहने लगी कि तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे वह बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मेरे पति शायद मेरी सच्चाई जान चुके थे कि यह सारा खेल मेरा ही है। मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननद ने नीचे आकर अपने भाई का पैर चेक किया तो उसने कहा कि आपका पैर टूट गया है। इसी तरह अब मेरे पति बिस्तर पर आ गए, मगर उन्होंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा दी और मेरी ननद भी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। लेकिन मैं अपने पति के पैर की वजह से और मुसीबत में आ गई थी, क्योंकि रात दिन उनकी सेवा करती और पैर टूटने की वजह से अब वह ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे, जिससे उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही थी। मुझे अब पैसों को लेकर बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहा था, मगर वह तो साफ साफ बच गई, लेकिन मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई थी। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो या फिर बुरा सोचते हो तो खुद ही एक न एक दिन उस गड्ढे में जा गिरोगे। इसीलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और किसी का भी बुरा ना चाहें, क्योंकि भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।